हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। आज जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है लोक कला, रंगोली। लोक कला और रंगोली, देखो वैसे तो जो लोक कलाएं हैं और जो भी रंगोलियां हैं समस्त भारत की यहाँ पर जो भी हैं वो समस्त बताई जाएंगी। इनमें चाहें तो आप लोक कलाओं को और रंगोलियों को दोनों को अलग अलग कर सकते हैं और या चाहें तो एक ही में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो स्पष्ट रूप से लोक कला और रंगोली दोनों को एक ही में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखेंगे यहाँ से, देखें जो रंगोली है तो रंगोली अलंकरण की कला है। रंगोली जो है वो एक अलंकरण की कला है ना। ये भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा और लोक कला है। तो रंगोली एक लोक कला के रूप में भी जानी जाती है। लोक कला, जो लोक कला है इसको हम कहते हैं फोक आर्ट। लोक कला शब्द का प्रयोग 1846 में विलियम जॉन थॉमस ने किया था और ये जो विलियम जॉन थॉमस हैं ये इंग्लैंड के प्रसिद्ध पुरातत्वविद हैं। ये चीज़ याद रखनी है कि लोक कला का सबसे पहले जो शब्द का प्रयोग किया गया है तो ये विलियम जॉन थॉमस जी ने किया है, जो इंग्लैंड के प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। देखते हैं लोक कला का आरंभ, जो भारत में लोक कला का आरंभ माना जाता है तो ये प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। लोक कला का अब इसका उजला रूप, वास्तविकता इसकी जो भी रही है वो चीज़ें यहाँ पे कुछ भी नहीं बताई जा रही हैं, सिर्फ लोक कला का यहाँ पे आरंभ बताया जा रहा है। तो ये प्रागैतिहासिक काल से लोक कला का आरंभ माना जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि लोक कला को जीवित रखने का श्रेय, जो अधिकांश श्रेय जाता है वो सर्वाधिक महिलाओं को जाता है। लोक कला को जीवित रखने में अधिकांश श्रेय जाएगा वो सर्वाधिक महिलाओं को जाएगा, पुरुषों को कम है। कुछ लोक कलाएं हैं जो ये परंपरावादी कला है। लोक कला का मतलब यही रहता है कि जो प्राचीन समय से निरंतर कलाएं चलती रही हैं तो वो जो रहा है वो वहाँ उस निजी स्थान की एक लोक कला बन गई, लोक परंपरा बन गई, तो उसी हिसाब से उसको लोक कला के रूप में जाना जाने लगा। तो ये स्थानीय लोक कलाएं रहेंगी, हर स्थान की अलग अलग लोक कला रहेगी। जो भी लोक कला, जो यहाँ पे चित्रकला पढ़ रहे हैं तो जो चित्रकारी को लेकर जो चीज़ें प्रारंभिक समय से चलती रही हैं या सालों से चलती रही हैं तो वो लोक कला के रूप में कलाकारी जानी जाती है। तो देखेंगे अगला पॉइंट है कि लोक कला को जीवित रखने का श्रेय ये तो हो गया कि महिलाओं को सर्वाधिक जाता है। पुरुषों की अपेक्षा यहाँ पे बताया गया है कि सर्वाधिक जो श्रेय जाएगा वो महिलाओं को जाएगा, क्योंकि अधिकतम जो रंगोली और लोक कलाएं रही हैं तो उनमें जो प्रसिद्धि प्राप्त की है तो अधिकांश महिलाओं ने प्राप्त की है। इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि जीवित रखने का श्रेय जो है वो महिलाओं को है। वैसे स्त्री व पुरुषों दोनों लोगों को है, लेकिन सबसे ज़्यादा महिलाओं को रहेगा। अगला देखते हैं विशेषता। ये जो लोक कलाएं हैं इनकी क्या विशेषता है, ये कब की जाती हैं, कब बनाई जाती हैं। तो देखो लोक कलाएं, जो स्थानीय लोक कलाएं रहेंगी तो हर स्थान पे इनका अलग अलग तरीका रहेगा, अलग अलग इनका माध्यम हो सकता है, अलग अलग धरातल हो सकता है, अलग अलग रंग हो सकते हैं और ये अलग अलग विशेषता हो जाएगी। यहाँ पे अधिकांश लोक कलाएं कब की जाती हैं तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि शादी विवाह में, त्यौहार में, उत्सव में या पूजा पाठ में या कोई शुभ अवसर हो, उन पर ये लोक कलाएं, उन अवसरों पर ये लोक कलाएं की जाती हैं। तो ये विशेषता रहेगी लोक कला की। अगला देखते हैं माध्यम और आकार। तो माध्यम, जैसा कि हमने बताया कि जो जिस स्थान की लोक कला है वो उस पर डिपेंड करेगा कि उस लोक कला का मुख्य माध्यम क्या है और मुख्य आकार उसका कैसा है, मुख्य धरातल कैसा है। लेकिन यहाँ पर जो अधिकांश चीज़ें अभी किसी एक लोक कला या रंगोली के बारे में यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है, तो सामूहिक रूप से चीज़ें बताई जा रही हैं। तो सामूहिक रूप में जो माध्यम रहेगा तो सूखे और प्राकृतिक रंग, है ना, सूखे और प्राकृतिक रंग, साधारण ज्यामितीय आकार, आकार में साधारण ज्यामितीय आकार हो सकते हैं या देवी देवताओं की आकृतियाँ हो सकती हैं,
या वहाँ की स्थानीय चीज़ें जो फेमस हैं उनकी आकृतियाँ हो सकती हैं। तो ये चीज़ें जो बताई गई हैं ये लोक कला से सामूहिक चीज़ें बताई गई हैं, अभी किसी एक लोक कला विशेष उसके बारे में नहीं बताया गया है। अब देखेंगे जो यहाँ कलाएं, लोक कलाएं और जो लोक रंगोलियां हैं इनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि एक तरफ देखें लोक कलाएं या रंगोलियां लिखी हैं और दूसरी तरफ उनके सामने स्थान लिखे हैं कि कौन सी लोक कला या रंगोली और कहाँ पे चलती थी या कहाँ की प्रसिद्ध है। तो वो एक तरफ लोक कला पढ़नी है, दूसरी तरफ स्थान। अब देखें यहाँ पे जो ये लोक कलाएं रहेंगी, ये यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि ये लोक कला कौन सी है और कहाँ से संबंधित है। आगे जब ये बताई जा चुकी होंगी सभी, तो उनके आगे इनकी पूरी डिटेल करवाई गई है, तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखें। इसमें देखेंगे पहली लोक कला है चौक पूर्णा व कुहबर, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगली है सांझी कला, ये मथुरा भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला है अदूपना, ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित लोक कला है। सीधे से तो यही पूछ लिया जाता है कि कौन सी लोक कला कहाँ से संबंधित है। इसके बारे में अगर कोई लोक कला है या रंगोली है तो उनसे संबंधित जो कलाकार रहे हैं जिन्होंने कोई विशेष कार्य किया है या वो उसमें सिद्धस्थ हैं, तो उनके बारे में आगे पूरी डिटेल करवाई जाएगी। तो देखेंगे अगली है वर्ली है महाराष्ट्र की। अगली है मधुबनी, बिहार की है। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। कमलकारी आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य से संबंधित है। रंगवल्ली ये कर्नाटक की। एक और रहता है यक्षगान, नृत्य वगैरह पढ़ोगे तो ये फेमस रहता है सब। अगला है कोल्लम, ये तमिलनाडु से संबंधित है। अल्पना ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो ये लोक कलाएं जो हैं सबसे पहले तो यही है कि इनका स्थान याद रखने हैं, ठीक है। उसके आगे जो डिटेल रहेगी तो डिटेल तो बाद की बात है, सबसे पहले इनके स्थान जो हैं वो कवर करेंगे। तो देखें अगला है मांडरा या मेहंदी, ये राजस्थान की लोक कला है। चेरियल पट्टम मुग्गू या इसी को एक कहते हैं मुग्गुल, तो ये सब है आंध्र प्रदेश का। अगला है थंका, ये तिब्बत का। देखो थंका के बारे में बताया जाएगा, ये तिब्बत इसका केंद्र है। इसके अलावा सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, तो कई सारे रहेंगे। तो मेनली यहाँ पे तिब्बत नोट किया गया है, इसी को नोट कर लेंगे। अगला है गोदना एक टैटू जैसा रहता है, टैटू जैसा। तो ये मध्य प्रदेश और बिहार दोनों जगह से संबंध रखेगा। जब इसके बारे में डिटेल करवाई जाएगी, या चाहें तो ये जो लोक कलाएं हैं या रंगोली हैं इनके इमेज वगैरह यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये चाहें सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं वहाँ। अगला देखेंगे ऐपन है, ऐपन या इसको ऐपड़ लिख देता है, ऐपड़, तो ये उत्तराखंड का है। अगला है सोहराई, झारखंड की लोक कला है। अगला है फड़, राजस्थान के हैं। और कलौटी गुजरात से संबंधित है। कांथा है, ये पश्चिम बंगाल से है। अभी ये कई बार पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट रहता, पूछा जाता कांथा टेक्सटाइल का संबंध कहाँ से है, पश्चिम बंगाल से। अगला है लिख थाप, या सिर्फ थाप लिखें या थापा लिखें, ये कुमाऊं से संबंधित है। अगला देखते हैं, ये देखें फुलकारी वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। अगला है फुलकारी, ये पंजाब या हरियाणा जो भी ऑप्शन में रहे। पिथौरा गुजरात से संबंधित है। पटचित्र उड़ीसा के, मैक्सिमम बार पूछे जा चुके हैं पटचित्र। सोन रखना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। टिकुली कला या जिसको बिंदी कला भी कहते हो, ये बिहार से संबंधित है। पैटकार है झारखंड से संबंधित। यहाँ पे देखें लोक कला, ज़्यादा विशेष अंतर नहीं रहता लोक कला रंगोली में, लेकिन अगर उसको घनिष्ठता से पढ़ते हैं तो लोक कला और रंगोली को अलग अलग भी कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से पूछा गया है उसी हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है, तो वो कोई विशेष बात भी नहीं रहेगी। अगर एक में है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बस याद कर लें, जैसे वहाँ क्वेश्चन आएगा समझ जाओगे आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगला देखें मंजूसा है, बिहार से। अगला है चेरियल लपेटन, जिसको स्क्रॉल भी कहते हो, ये तेलंगाना से है। एक स्क्रॉल राजस्थान से भी संबंधित रहता है। अगला देखेंगे पिथौरा है, ये गुजरात और राजस्थान दोनों से संबंधित रहेगा। तो देखो जो इम्पोर्टेंट थी तो मैक्सिमम यहाँ पर बताई गई, इससे ज़्यादा जहाँ तक है कि कोई आने का चांस नहीं है, इतने से
हर जगह मिल जाएगा। जो भी कला से संबंधित अगर कोई भी तैयारी चल रही है, बस मैक्सिमम है। तो ये जो हैं, इनको सबसे पहले तो लोक कला या रंगोलियाँ जो भी हैं उनका स्थान याद करें, और उसके बाद में अब यहाँ पे देखें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पे अलग से बताएं। अब देखें यहाँ जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में यहाँ पे अलग से डिटेल में बताया गया है। तो सभी चीज़ें अच्छे से लर्न करनी हैं, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, लोक कला रंगोली मैक्सिमम हो जाएंगी। तो देखें मधुबनी, जिसको मिथिला भी कहते हो, मधुबनी चित्रकला या मधुबनी चित्रकला, अब इसके आगे चाहे लोक कला लगा लें या रंगोली भी लगा सकते हो तो वो गलत नहीं माना जाएगा। क्षेत्र देखेंगे, इसका क्षेत्र है बिहार। बिहार में एक पड़ता है क्षेत्र जितवारपुर, ये है, और दरभंगा है। तो मेनली जितवारपुर पूछा जाता है, बिहार और जितवारपुर। हालांकि याद दरभंगा भी, इसको भी रखना है। तो मधुबनी या मिथिला कला जो है इसका क्षेत्र या कहाँ से संबंधित है, तो बिहार से, स्थान जितवारपुर और दरभंगा जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। विषय देखेंगे जो मधुबनी या मिथिला चित्रकला है। अब देखें यहाँ पे जो विषय लिखवाए गए हैं वो मेनली उसी लोक कला के बारे में लिखवाए गए हैं या रंगोली के बारे में लिखवाए गए हैं जो यहाँ पे है। अभी जो हमने ऊपर डिटेल करवाई थी वो आम लोक कला के लिए बताया गया था, उसमें कोई एक के लिए नहीं बताया गया था, वो सामूहिक रूप से जो लोक कला थी उसके बारे में बताया गया था। तो देखिए इसका क्षेत्र बिहार हो गया, और विषय है जो मधुबनी या मिथिला चित्रकला रही है तो इसमें देवी देवता, जन्म, विवाह, समारोह और शुभ अवसर, ये जो चीज़ें हैं इन अवसरों पर या ऐसे त्योहारों पर ये मधुबनी या मिथिला चित्रकारी की जाती थी, है ना। विषय इसका क्या रहा है कि ऐसे, यहाँ पर दो चीज़ें भी समझ सकते हो, एक तो ये ऐसे स्थानों पर भी की जाती है, अगर अदरवाइज स्थान नहीं पूछा जाता है तो विषय पूछे जाएंगे। तो मधुबनी चित्रकला जो रही है या मिथिला चित्रकला, इसके विषय क्या है, तो इसमें देवी देवता बनाए जाते थे, जन्म से संबंधित, विवाह से संबंधित, समारोह या शुभ अवसर से संबंधित, ये सारी चीज़ें इसमें बनाई जाती थी। दोनों टाइप से समझ सकते हो। अगला देखते हैं सामग्री व माध्यम। जो मधुबनी या मिथिला चित्रकला है इसकी सामग्री, इसमें क्या यूज होती है या कह सकते हो इसका माध्यम क्या रहा है, तो इसमें गाय का गोबर, मिट्टी का लेप, चावल की लेई और वनस्पति के रंगों का प्रयोग। रंग इसमें वानस्पतिक रंग रहेंगे या प्राकृतिक खनिज कह सकते हो, और इसमें गाय का गोबर, मिट्टी का लेप करके चावल की लेई वगैरह से बना के धरातल तैयार करते हैं, फिर जो है ये प्राकृतिक वानस्पतिक रंगों का प्रयोग इसमें करते हैं। वर्तमान समय में देखेंगे जो ये माध्यम या सामग्री है ये आरंभिक समय की यहाँ पे बताई गई है। वर्तमान समय में इसमें हस्त निर्मित कागज भी यूज होते हैं और वस्त्रों पर भी की जाती है, कैनवास पर भी की जाती है ना। इट्स अगला देखते हैं पॉइंट, इम्पॉर्टेंट है, मधुबनी या मिथिला कई बार पूछी जा चुकी है। देखेंगे पहचान इसको कब मिली, या कह सकते हैं कि मधुबनी या मिथिला चित्रकला जो है इसको ख्याति कब प्राप्त हुई। तो पहचान देखेंगे जब जगदम्बा देवी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जगदम्बा देवी पूछी जा चुकी हैं, जगदम्बा देवी को पद्मश्री पुरस्कार मिला। अभी बताया जाएगा कि इनको पद्मश्री पुरस्कार कब मिला, वो हमने नीचे मेंशन कर रखा है। तो जगदम्बा देवी को जब पद्मश्री पुरस्कार मिला तब इसको पहचान मिली, इस कला को तब से ख्याति मिली, पहचान मिली, लोकप्रियता मिली, कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये तो ऐसे ख्याति प्रसिद्धि की बात हो गई, पहचान की, आइडेंटिटी की। यहाँ पे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहुँचाने का श्रेय जाता है W.G. आर्चर को। ये जो कला रहेगी इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने का श्रेय W.G. आर्चर को रहेगा। अब देखेंगे प्रमुख कलाकार मधुबनी के, तो मधुबनी या मिथिला शैली के जो प्रमुख कलाकार हैं वो यहाँ पर हैं। देखें यहाँ के कलाकार जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ये पिछली बार भी पूछे गए हैं 2021 में TGT में, और इस बार भी एक आध क्वेश्चन तो रहेगा जरूर यहाँ से, वैसे भी हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन मिल जाता है, बिल्कुल श्योर रहता है। तो यहाँ के प्रमुख कलाकारों में देखें जगदम्बा देवी हैं, इनको पद्मश्री 1970 या 1975 में मिला है। 1970 ज़्यादा सही रहेगा, हालांकि दोनों डेटें मिल जाएंगी, तो यहाँ पे हमने दोनों मेंशन कर दी ताकि समझ सको अच्छे से। ये जो जगदम्बा देवी हैं इनको पहली मिथिला कलाकार के रूप में जाना जाता है, ये पॉइंट याद रखना है कि इन्हें, जगदम्बा देवी को पहली मिथिला कलाकार के रूप में जाना जाता है।
अगला देखेंगे सीता देवी हैं, इनको पद्मश्री 1975 में मिला है और इनको भी 2 डेटें मिल जाती हैं, 1980 भी मिल जाती है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रखा गया है वो पहले रखा गया है, बाकी दोनों डेटें यहाँ पर मेंशन है, तो अपने हिसाब से कर लेंगे उसको। अगला देखेंगे गंगा देवी हैं, इनको पद्मश्री 1984 में मिला। महासुंदरी देवी हैं, इनको पद्मश्री 2011 में मिला। महासुंदरी देवी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सीता देवी, गंगा देवी जो हैं तो सारे यहाँ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट। महासुंदरी देवी इसलिए भी प्रसिद्ध हैं क्योंकि इन्हीं के घर में ये सर्वेंट का काम करती थी। दुलारी देवी जो हैं तो ये महासुंदरी के घर में नौकरी करती थी, नौकर के रूप में, और इन्हीं से इन्होंने चीज़ें सीख करके और इस कला में इतना निपुण हो गई कि इनको पद्मश्री 2021 में मिला। हाल ही में इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रहेंगी दुलारी देवी। देखें 2021-20 में जो पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं वो हमने बता रखे हैं, वो वीडियो पड़ा है, डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिंक डाल दी जाएगी, उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो उसमें दुलारी देवी और पिथौरा, ये जो भूरी बाई वगैरह रहती हैं 2021 में विजेता जो पद्मश्री की, वो वहाँ पे मेंशन की गई है। तो यहाँ पे ज़्यादा हमने कलाकार नहीं मेंशन किए, 5 हैं, पाँचों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखना है। देखेंगे नोट करके पॉइंट लिखा है, ये अभी मधुबनी या मिथिला ही चल रही है, नेक्स्ट आएगा तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखें महासुंदरी देवी जो हैं जिनके बारे में अभी पढ़ा, इन्होंने साड़ियों पर सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग बनाने का श्रेय इनको जाता है, या इन्होंने साड़ियों पर सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग चित्रित की, अंकित की या डिजाइन किया, कुछ भी कह सकते हैं। एक रहेंगे अविनाश कर्ण, इनकी एक पेंटिंग है मधुबनी में नटराज, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला देखते हैं। देखें ये जो यहाँ पे नटराज है अविनाश कर्ण की, इनकी जो पेंटिंग रही है वो 2022 में 2,48,000 में नीलाम हुई थी। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जो अविनाश कर्ण की नटराज पेंटिंग है तो ये 2,48,000 में 2022 में नीलाम हुई थी, तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर दी गई है। अगला देखेंगे, अगली महिला कलाकार हैं यही की सीता देवी। सीता देवी, इनकी देखेंगे पेंटिंग है एक कदम का पेड़। इसकी जो नीलामी हुई है 4,36,000 रुपये में हुई है, और इन्होंने ही, सीता देवी ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए या उसकी दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग बनाई थी सीता देवी ने। तो 2 पॉइंट इनसे याद रखने, एक इनका ये कृति हो गई, एक इनकी पेंटिंग है एक कदम का पेड़ जो नीलाम हुई थी 4,36,000 रुपये में। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग किसने बनाई? तो सीता देवी ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी जो तुम्हारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट ना हो। अगला देखेंगे, अगली कला रहेगी सांझी कला। अब मधुबनी या मिथिला समाप्त है, ये नेक्स्ट है सांझी कला। देखिए वहाँ पे 27-28 लगभग मेंशन की गई हैं, जो हमने राज्य, स्टेट या जो भी लोग कलाएँ बताई हैं, रंगोलियाँ बताई हैं, तो वहाँ पे वो ज़्यादा ये मेंशन की गई हैं। यहाँ पे जो चीज़ें बताई जाएंगी तो जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं उनकी डिटेल करवाई जाएगी यहाँ पे। तो देखेंगे सांझी कला जो है ये मथुरा से संबंधित है, या उत्तर प्रदेश से कह सकते हो अगर मथुरा नहीं है। अर्थ देखेंगे सांझी का क्या है, तो सज्जा या श्रृंगार या सजावट। तो ये अर्थ रहेगा इसका, सांझी कला जो मथुरा से संबंधित है। शब्द का अर्थ क्या रहेगा? सज्जा, श्रृंगार या सजावट। संबंध देखेंगे मेनली भगवान कृष्ण से है। सांझी कला जो है मथुरा से संबंधित, तो ऐसे ही समझ सकते हो, तो मेनली भगवान कृष्ण से संबंधित है। कृष्ण की उपासना है तो किया गया आलेखन सांझी कला के अंतर्गत आएगा, है ना। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है, देखेंगे ये जो पेंटिंग है मतलब लोक कला है, ये प्रमुखतया गोबर से दीवारों या भूमि पर की जाती है। दीवारों पर भी और भूमि पर भी की जाती है। देखेंगे अविवाहित कन्याओं द्वारा गोबर एवं पुष्पों द्वारा सुंदर कलाकृतियां इसमें बनाई जाती हैं, सजाई जाती हैं। सजावट या साज सज्जा इसका अर्थ ही है। तो मुख्य रूप से अविवाहित कन्याओं द्वारा गोबर एवं पुष्पों द्वारा सुंदर कलाकृतियां भी बनाई जाती हैं, और दीवारों पर या भूमि पर और गोबर से भी बनाई जाती हैं। अगला देखेंगे, प्रमुख कलाकार यहाँ पे जो हैं
तो जो सांझी कला रही है इसके प्रमुख कलाकार विजय हैं, मोहन वर्मा है, सौरभ गोस्वामी हैं, लव कुमार स्वामी सोनी हैं और राम सोनी हैं। ये इतने प्रमुख कलाकार रहेंगे इस कला से संबंधित। तो इनको नोट करिए कहीं पे और इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगला देखेंगे, अगली कला है टिकुली, जिसको बिंदी कला कहते हो। ये बिहार की एक अनूठी कला मानी जाती है, टिकुली या बिंदी कला। ये बिहार की एक अनूठी कला है और इन टिकुली पेंटिंग में मधुबनी रूपांकनों का उपयोग किया गया है। मतलब जो इसमें अंकन किया गया है वो मधुबनी या मिथिला जो पढ़े हो उन्हीं पे आधारित, उन्हीं के रूपांकन रूप लिए गए हैं। तो उन्हीं के रूपांकनों से ये संबंधित है या समानता रखता है, तो ये बिहार से संबंधित है। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे पटचित्र। ओडिशा या उड़ीसा कुछ भी लिखा रहे मतलब वही रहेगा। ये देखिए ये भी बहुत ज़्यादा फेमस रहता है, पटचित्र तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कई बार नेट के एग्जाम में मिलान में भी दे देते हैं कि पटचित्र का संबंध कहाँ से है, तो सीधे से उसमें उड़ीसा और इस टाइप से स्टेट दिए रहेंगे। तो देखें पटचित्र जो है उड़ीसा से संबंधित हैं। पट का मतलब है कैनवास या कपड़ा, कैनवास या कपड़ा इसका मतलब है। संबंध देखेंगे या विषय संबंध जो भी है पटचित्र का, तो जगन्नाथ और वैष्णव मत, शक्ति और शिव इसमें दर्शाए जाते हैं। जगन्नाथ और वैष्णव मत इसमें जो है सब्जेक्ट लिया जाता है पटचित्र में। ये देखेंगे यह उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकार, यहाँ पे चित्रकला है कि उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला है। तो देखें पारंपरिक जो चित्रकला है वही तो लोक कला है, तो वो तो ठीक है, उड़ीसा की है, ये भी ठीक है। जिसे पटचित्र कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि कैनवास या कपड़े से संबंधित है तो इसको पटचित्र कहा जाता है। ये पटचित्र पुराने पटचित्रों के समान होते हैं। जो भी परंपरा चल रही है तो पुराने चित्रों से समानता रखते हैं, जो प्रमुख रूप से पुरी और कोणार्क में पाई जाती हैं। तो वहाँ से संबंधित जो ये स्थान रहे पुरी कोणार्क, जब इसकी डिटेल पढ़ोगे यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें, अगर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बस उतनी ही बताई जा रही हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं इसमें अंकित की गई है। इसीलिए यहाँ पे इमेज वगैरह नहीं शामिल किए गए हैं, वैसे एक एक चीज़ डिटेल में दिखाई जाती। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर से एक वीडियो बना देंगे जिसमें डिटेल से दिखाया जाएगा, जिसमें कुछ ही शैलियाँ जो इम्पोर्टेंट हैं उनको चित्र और डिजाइन वगैरह सारी चीज़ें दिखा दी जाएंगी, तकनीक वगैरह उसमें विस्तृत बता दी जाएगी। हालांकि उतनी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम उन चीज़ों को यहाँ पे छोड़े दे रहे हैं। जो चीज़ें हैं सीधे से उनको समझ लो। अगला देखेंगे, अगला है वारली पेंटिंग, इसको वर्ली भी लिखते हैं ऐसे, तो समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो चलता रहता है। वारली या वर्ली महाराष्ट्र से संबंधित लोक कला है। विषय देखेंगे, वारली का मुख्य विषय क्या है कि फसल पैदावार, ऋतु, शादी, उत्सव, जन्म एवं धार्मिकता। ये वारली लोक कला के जो वारली है या वर्ली कह लेंगे, उस लोक कला के सब्जेक्ट रहेंगे फसल पैदावार, ऋतु, शादी, उत्सव, जन्म एवं धार्मिकता। आकार देखेंगे तो मुख्य रूप से जो इसमें आकार दिए जाते हैं वारली में वो वृत्त, त्रिभुज, वर्ग ये सब दिए जाते हैं। मुख्य रूप से ये भित्ति चित्र की तकनीक है, भित्ति चित्रण की तकनीकी है। मुख्य रंग इसमें देखेंगे सफ़ेद रंग लगता है। जब वारली पेंटिंग्स देखोगे तो उसमें जो है मुख्य रूप से जो रंग दिखेगा तो वो रहेगा सफ़ेद रंग से, और पृष्ठभूमि जो रहेगी वारली में वो जो वहाँ पे पृष्ठभूमि बनाई जाएगी धरातल को लेकर पृष्ठभूमि, तो वो रहेगी गेरू रंग की। मुख्य रंग देखें जो चित्रकारी की जाएगी वो सफ़ेद रंग से की जाएगी और पृष्ठभूमि गेरू रंग की रहेगी। सफ़ेद रंग में देखें सफ़ेद चावल को पीसकर उसमें गोंद मिलाकर भी चित्रकारी की जाती है। तो मुख्य रूप से वानस्पतिक रंग आरंभिक समय में प्रयोग हुए हैं, खनिज रंग, वानस्पतिक या प्राकृतिक। तो यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है कि सफ़ेद चावल को पीस लेते थे, उसमें गोंद मिला लेते थे। गोंद मिलाने से क्या होता है, स्थायित्व आ जाता है, स्थायित्व, बाइंडर आ जाता है। बाइंडर मतलब बंधक के रूप में बांधे रहता है चीज़ों को, है ना। तो पृष्ठभूमि गेरू रंग की रहेगी, उसके ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की जाएगी। तूलिका देखेंगे बांस की डंडी से ये लोग कूची बनाते थे, जैसे प्रागैतिहासिक काल में पढ़े हो ना, ये नरकुल या नरकुश बांस की डंडी, उनको एक सिरा कूच के ऐसे इस सिरे को कूच के जैसे दातून वगैरह बनाते हो, फिर वो ब्रश जैसी हो जाएगी। तो तूलिका बांस की डंडी उसमें यूज़ किया करते थे।
अगला देखेंगे इसके बारे में, नोट करके इसी लोक कला के बारे में यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे गए हैं। कि यह चित्रकला मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, अपने शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सबसे अधिक प्राचीन मानी जाती हैं। खोज की दृष्टि से नहीं, चित्रकारी की अवध के हिसाब से ये सबसे प्राचीन गुफाएं भी मानी जाती हैं और शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं। सर्वाधिक गुफाएं यही मिली हैं भीमबेटका में। तो मध्य प्रदेश में स्थित जो भीमबेटका गुफाएं हैं, तो गुफाओं में जो भित्ति चित्र हैं उनसे गहन रूप से ये समानता रखते हैं। जो यहाँ के इस लोक कला के चित्र हैं वो कहाँ से समानता रखते हैं, तो भीमबेटका की गुफाओं से। अगला पॉइंट देखेंगे, यशोधन डालमिया हैं, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, द पेंटेड वर्ड ऑफ, या वर्ड है वर्ड ऑफ द वारलिस। इस परंपरा को यशोधन डालमिया ने अपनी पुस्तक में, जो इनकी पुस्तक है द पेंटेड वर्ड ऑफ द वारलिस, इस परंपरा में इन्होंने 2500 से 3000 पूर्व का माना है इस परंपरा को। ठीक है, इस परंपरा को यशोधन डालमिया ने इतना प्राचीन माना है। अगला देखेंगे, अगली है कमलकारी। कमलकारी है, देखो चीज़ें जो हैं थोड़ा सा जल्दबाजी में बताई जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर इतना ही फिर वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है कि सभी लोगों को फिर दिक्कत होने लगती है ना। तो थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म में रहेगी, बहुत ज़्यादा इधर उधर की डिटेल नहीं, या इधर उधर टाइम नहीं काटा जाएगा। तो अगली है कमलकारी। ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य से संबंधित है। कमलकारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा। तो कमलकारी जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है ही है, नहीं है तो तेलंगाना स्टेट बता सकते हो। क्षेत्र देखेंगे श्री कलाहस्ती या मछलीपट्टनम, इसको मुसलीपट्टनम भी कह देते हैं। तो यहाँ ये क्षेत्र रहेगा, इस क्षेत्र से भी संबंधित है। तेलंगाना या आंध्र प्रदेश नहीं है, श्री कलाहस्ती मछलीपट्टनम है, तो ये भी क्षेत्र है उसी का। प्रकार देखेंगे, ये एक हस्तकला है। जो ये एक कमलकारी पढ़ रहे हो तो ये जो इसका प्रकार रहेगा एक हस्तकला का प्रकार है, और आधार इसका है सूती वस्त्र। रंग देखेंगे, इसमें प्राकृतिक रंगों का इसमें प्रयोग किया गया है। आधार का मतलब इसका है एक हिसाब से धरातल से संबंधित, तो ये सूती वस्त्र है। रंग प्राकृतिक रंग प्रयोग रहेंगे। नोट करके ये पॉइंट लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य के दौरान, विजयनगर राज्य पढ़े हो गए हरिहर बुक्का राय वाला, तो विजयनगर साम्राज्य के दौरान भी कमलकारी चित्रकला जो है वो अस्तित्व में थी, है ना। कमलकारी चित्रकला जो है उस टाइम अस्तित्व में थी, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, अगली है थांका चित्रकला। इम्पॉर्टेंट है ये भी, सारी जो भी इम्पॉर्टेंट हैं जिनकी डिटेल करवाई गई है उनको तो भूलना ही नहीं है, बाकी सारी पढ़नी है, कोई भी पूछी जा सकती है। थांका चित्रकला देखेंगे, इसका जो संबंध है तो वर्तमान समय में, अभी हमने वहाँ पे बताया था कि थांका वहाँ पे सिर्फ तिब्बत लिखा था, यहाँ पे उसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेंगे कि वर्तमान समय में तिब्बत, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आधार इसका सूती कैनवास है। थांका का मुख्यतः आधार क्या रहेगा, सूती कैनवास। पृष्ठभूमि इसकी श्वेत रहेगी, पृष्ठभूमि की बात की जा रही है जो श्वेत रहेगी। रंग देखें, प्राकृतिक, वानस्पतिक या खनिज रंग। तो रंग अधिकांश जो हैं तो उस टाइम में, जिस टाइम से चल रही हैं, तो रंग मेनली यही रहेगी। आजकल वो अपडेट होकर रंग परिवर्तित हो गए, तो वो मायने नहीं रखे जाते हैं ज़्यादा। जब आज की बात पूछी जाएगी वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में वो चीज़ें सही कर सकते हो, प्राचीन समय में यही चीज़ें रहेंगी। सीधे से पूछा जाएगा तो यही चीज़ें सही की जाएंगी। देखेंगे, इस कला को बौद्ध धर्म के उच्चतम सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता था। इस पॉइंट को याद रखना है कि इस कला को बौद्ध धर्म के उच्चतम सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता था। इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलें नेक्स्ट देखें, अगला है मंजूषा चित्रकला। मंजूषा चित्रकला, ये देखें भागलपुर बिहार, बिहार से संबंधित है, क्षेत्र रहेगा भागलपुर, तो भागलपुर बिहार कह सकते हो। मंजूषा चित्रकला बिहार से संबंधित है, भागलपुर बिहार से। अन्य नाम देखेंगे, देखिए इसका एक अपना अलग रहता है।
इसलिए ये पूछी जाती है ज़्यादा, मंजूषा। इसके अन्य नाम से ये ज़्यादा पूछ ली जाती है कि नाग चित्रकला या सर्प चित्रकला, सर्पांकन या नागांकन। नागों का अंकन किसमें मुख्यतः होता है, सर्पों का अंकन मुख्यतः किसमें होता है, तो इसको नाग चित्रकला कहें, सर्प चित्रकला कहें, नागांकन लोक कला कहें या सर्पांकन लोक कला कहें। तो ये देखेंगे इस चित्रकला में नाग का रूपांकन जो है वो सदैव विद्यमान रहता है। जब भी ये चित्रकला की जाती है मंजूषा, तो इसमें नाग का जो रूपांकन है वो सदैव विद्यमान रहता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ये पूछा जा सकता है कि किस चित्रकला में या किस लोक कला में नाग को सदैव रूप से अंकित किया जाता है, तो ये रहेगा मंजूषा चित्रकला। इसके अलावा इसको अंगिका कला कहते हैं। अंगिका कला देखेंगे, इसमें अंग का जो संदर्भ है वो एक महाजनपद से है। अंगिका कला इसको क्यों कहा गया, क्योंकि अंग का संबंध पढ़ते होगे ना, तो उसमें महाजनपद से इसका है, इसीलिए यहाँ पे ये इसको अंगिका कला भी कह देते हैं मंजूषा चित्रकला को। ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, दोनों पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। अगला देखते हैं, नोट करके यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि इसे मुख्यतः जूट और कागज के डिब्बों पर निर्मित किया जाता है। ये जो चित्रकला है, लोक कला है मंजूषा, इसको मुख्यतः जूट और कागज के डिब्बों पर निर्मित किया जाता है। अगला देखते हैं पॉइंट, फड़ चित्रकला। फड़ चित्रकला देखें, इनका संबंध सीधा सा राजस्थान से रहेगा। मुख्य रूप से ये लपेटे जाने वाले कपड़े स्क्रॉल पर बनाए जाने वाली चित्रकला है ना। ये चीज़ याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगी कि फड़ चित्रकला जो राजस्थान से संबंधित है, ये मुख्य रूप से स्क्रॉल पर बनाए जाने वाली चित्रकला है। लपेटे जाने वाले जो ऐसे राउंड राउंड करके लपेटे जाते हैं कैलेंडर टाइप से, ये इनका आकार भी लंबा होता है काफ़ी ज़्यादा। विषय देखेंगे, धार्मिक एवं स्थानीय देवता रहते हैं। धार्मिक एवं स्थानीय, तो धार्मिक तो चलो धार्मिक है, जो धर्म रहे, ये स्थानीय देवता। और इसके अलावा जैसे इसमें पाबूजी एवं देवनारायण, पाबूजी हड़बूजी वो सब पढ़ते हो ना राजस्थान में, तो वो स्थानीय चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं, पाबूजी और देवनारायण या धार्मिक और स्थानीय देवता वगैरह। तो जो वहाँ की मान्यता है राजस्थान की, उस हिसाब से सब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है। इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये भी याद रखेंगे। अगला देखेंगे, चेरियल लपेटन है, ये भी स्क्रॉल ही है। इसको यहाँ पे एक ही पास में मेंशन किया गया है ताकि जो है वहाँ के स्क्रॉल में और यहाँ के स्क्रॉल में अंतर समझ सकें। देखिए, चेरियल लपेटन स्क्रॉल ये तेलंगाना से संबंधित है। सामान्य विषय वस्तु हिंदू महाकाव्य पौराणिक कथाएं हैं। देखें, लोक गायक समुदाय, यहाँ पे जो नोट करके पॉइंट लिखा है कि लोक गायक समुदाय द्वारा निरंतर जारी कहानी। यहाँ पे जो हिंदू महाकाव्य या पौराणिक कथाएं जो ये स्क्रॉल पे बनाए जाते थे, वो गायन के हिसाब से बनाए जाते थे। इस हिसाब से बनाए जाते थे कि गायन करते चले और कहानी कहते हुए चले। तो लोक गायक, वही ये पॉइंट लिखा है देखें कि लोक गायक समुदाय द्वारा निरंतर जारी कहानी, या इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं लोक गायन के रूप में चित्रित करना, ऐसा भी कह सकते हैं। तो चेरियल लपेटन का संबंध कहाँ से है, या चेरियल लपेटन स्क्रॉल का, तो ये तेलंगाना से संबंधित हैं, और वो जो भी बताया गया है राजस्थान से संबंधित है। अगला देखेंगे, पिथौरा। देखेंगे पिथौरा कला। पिथौरा कला मध्य प्रदेश गुजरात दोनों से संबंधित है। दोनों जगह मिल जाएगा, मध्य प्रदेश और गुजरात से भी। इसका गुजरात का हिस्सा जुड़ा रहेगा, मध्य प्रदेश अभी आगे देख लेंगे। इसका उद्गम स्थल जो है, देखें पिथौरा मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो पिथौरा में माना जाता है, या नहीं तो मध्य प्रदेश सिंपली कुछ भी कह सकते हो। साथ ही साथ तेजगढ़ ग्राम पड़ता है, जो मध्य गुजरात में, या सिर्फ गुजरात कह सकते हो, गुजरात में। तो इसीलिए यहाँ पे मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों एरिया यहाँ पे लिखे गए हैं। तो उद्गम स्थल मध्य प्रदेश रहेगा, या मध्य प्रदेश में पिथौरा जो स्थान पड़ेगा वो रहेगा। उसके अलावा तेजगढ़ ग्राम जो रहेगा, ये मध्य गुजरात में पड़ेगा। इसमें रहने वाली राठवा, भील, नायक जो जनजातियां हैं, उन लोगों के द्वारा, उन जनजातियों के द्वारा पिथौरा कला की जाती या बनाई जाती है, जो भी समझ लेंगे। तो ये राठवा है, भील है, नायक है, ये जनजातियां हैं, इनके द्वारा की जाती है। तो इसीलिए हमने बताया कि दोनों जगह से संबंधित है, मध्य प्रदेश और गुजरात। धरातल देखेंगे कि जो पिथौरा कला है, इसमें धरातल, तो घरों की दीवारें, मुख्य रूप से जो धरातल रहेगा वो घरों की दीवारें हैं।
उसके अलावा जो साथ ही साथ है तो कपड़ा है, कागज है, कैनवास है, ये चीज़ें रहेंगी। विषय देखेंगे शांति और समृद्धि लाने के लिए। ये जो पिथौरा कला अंकित की जाती है, लोक कला, ये शांति और समृद्धि लाने के लिए, और इस चित्रकला को शांति, खुशहाली व सौंदर्य, शांति, खुशहाली व सौंदर्य का प्रतीक के रूप में चित्रण किया जाता है। इन चीज़ों का प्रतीक मानकर इस कला को अंकित करते हैं या चित्रित करते हैं। नोट करके देखें, पॉइंट लिखा है कि इसमें विशेष रूप से घोड़ों का चित्रण सामान्य है। देखें इसमें विशेष रूप से, वैसे तो जानवरों का चित्रण सामान्य है, लेकिन जानवरों में विशेष रूप से यहाँ पे घोड़ों का चित्रण सामान्य है। इस कला में, लोक कला में, यहाँ पे घोड़ों का चित्रण सामान्य रूप से है। और कलाकार देखें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये जो वीडियो अपलोड है पहले से 2021 में जिन लोगों को कला पद्म पुरस्कार या कोई भी सम्मान मिला है, तो उसमें भूरीबाई मेंशन है। तो ये भूरीबाई जो हैं ये आदिवासी भील कलाकार हैं, क्योंकि ये जनजातियों के द्वारा चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती थी। तो आदिवासी भील कलाकार हैं। संबंध इनका इसी शैली से रहेगा, इसी कला से रहेगा, और इनको पद्मश्री 2021 में मिला है। इस चीज़ को याद रखेंगे, पद्मश्री इनको 2021 में मिला है। अगला देखेंगे सौरा चित्रकला। ये भी उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा से सौरा चित्रकला देखेंगे। यह चित्रकला उड़ीसा की सौरा जनजाति द्वारा बनाई जाती है। एक सौरा जनजाति है, इसीलिए इसका नाम सौरा चित्रकला पड़ा है, सौरा लोक कला कह लेंगे। तो उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा की सौरा जनजाति द्वारा बनाई जाती थी लोक कला। और यह चित्रकला वर्ली चित्रकला के समान है। वर्ली जो अभी पढ़े हो तो सौरा वर्ली के समान है, जो रूपांकन है या जो भी चीज़ें हैं वो समानता रखती है। इसमें चित्रित अधिकांश मानवाकृतियाँ ज्यामितीय एवं छड़ी जैसी होती हैं। छड़ी जैसी का मतलब है कि वो डंडी के समान बनाई जाती है, बहुत पतली, और ज्यामिति बनाई जाती है। ज्यामितीय, उनमें ज्यामितीय मतलब जिसमें लय का अभाव हो, ऐसी चीज़ें जिनमें लय का अभाव है ना। तो ये पॉइंट याद रखेंगे यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखेंगे सोहराई लोक कला है। इसका संबंध जो रहेगा वो रहेगा झारखंड से, और क्षेत्र जमशेदपुर हजारीबाग ये डिस्ट्रिक्ट रहेगा, और झारखंड में ये सब पड़ेगा। तो इस सोहराई का संबंध यहाँ पे क्षेत्र भी मेंशन है, मुख्य रूप से झारखंड है। अगर क्षेत्र पूछे जाते हैं तो वो बताएं। ये कला जो है सफ़ेद मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी व गोबर से बनाई जाती है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। सोहराई कला जो है, लोक कला है, वो सफ़ेद मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और गोबर से बनाई जाती है। ये कला यहाँ पे लिखा है, काल लिख गया है गलती से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सोहराई लोक कला हो गया झारखंड से। नेक्स्ट देखते हैं, देखो सफ़ेद मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, गोबर से बनाई जाती है। ये पॉइंट इसी का रहेगा सोहराई लोक कला का, कि ये कला एक आदिवासियों की कला रही है। तो मैक्सिमम कुछ कलाएं ऐसी हैं जो आदिवासियों से अब तक चलती आ रही। परंपरा का मतलब है जो बहुत प्राचीन समय से चलती रही हैं। तो ये भी कला जो है आदिवासियों की कला रही है। अगला देखेंगे, यहाँ के प्रसिद्ध कलाकार जो हैं, यहाँ के प्रसिद्ध कलाकार हैं रुक्मणी देवी। इम्पोर्टेंट रहेगा, आदिवासियों की कला रही है, तो ये प्रसिद्ध कलाकार हैं रुक्मणी देवी। अगला देखते हैं मांडना, इम्पोर्टेंट है ये भी, मांडना। तो ये जो मांडना लोक कला है ये राजस्थान से संबंधित है। यहाँ पर देखेंगे इसके बारे में लिखा कि प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित 64 कलाओं, 64 कलाएं पढ़ते हो प्राचीन ग्रंथों में, तो मैक्सिमम जो कलाएं हैं प्राचीन ग्रंथों में 64 पाई जाती हैं। कुछ कलाएं हैं जैसे कला विलास है या कई सारी हैं, तो उनमें जो है कलाओं की संख्या अलग अलग रहती है। मैक्सिमम ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें कलाओं की संख्या 64 है, जैसे ललित विस्तार है वो सब अलग रहता है ना। तो प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित 64 कलाओं में मांडना जो लोक कला है, या एज ए रंगोली भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वहाँ पे लिखकर आता मांडना रंगोली का संबंध कहाँ से है, तो ऐसा नहीं कि राजस्थान के अलावा कुछ चुनना रहेगा, कुछ नहीं। तो जो मांडना लोक कला है उसको स्थान प्राप्त है 64 लोक कलाओं में, मतलब 64 कलाओं में किस लोक कला को स्थान प्राप्त है निम्न में से। अगर उस टाइप से क्वेश्चन पूछता है
तो वहाँ पे मांडना सही कर सकते हैं। ये कला मुख्यतः मीणा जनजाति से संबंधित, ये एक जनजाति है मीणा, तो मीणा जनजाति से संबंधित है। रंग देखेंगे इसमें सफ़ेद रंग का अधिक प्रयोग किया गया, इसमें भी सफ़ेद रंग का अधिक प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ खड़िया, गेरू, चावल का आटा, इसके अलावा हल्दी आदि का प्रयोग रंग के रूप में किया जाता है। मुख्यतः जो है सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि इस कला को श्री एवं समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जो ये मांडड़ा राजस्थान की कला रहेगी, इसको सुख एवं समृद्धि भी लिख सकते हैं। यहाँ पे श्री का मतलब उसी से है, तो सुख और समृद्धि का प्रतीक इसको माना जाता है मांडड़ा को। इसको मांडड़ा भी लिख देते हैं, ना की जगह अड़ा कर देते हैं, कन्वर्ट में प्रॉब्लम हो ही जाती है ना और अड़ा में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अल्पना देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा ये भी पूछी जाती है। अल्पना जो रहेगी ये पश्चिम बंगाल से संबंधित कला है। इसमें ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग होता है। अल्पना में ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग होता है। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें लग रही होंगी, यही चीज़ें पूछ ली जाती है ना। कुछ पूछने के लिए कुछ नया नहीं लाएंगे, और नया लाएंगे तो कितना नया लाएंगे। तो इसमें जो बारीक से बारीक चीज़ें, यहाँ पे हमने कुछ ऐसा मेंशन ही नहीं किया जो एक पल उसको ये कह सको कि ये चीज़ यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है। रंगांकन देखेंगे, और काफ़ी ज़्यादा है, इतना है मैक्सिमम है, कोई दिक्कत नहीं। रंगांकन देखेंगे, इस कला में पारंपरिक रूप से गीले रंगों में चावल के पाउडर का पानी मिलाकर प्रयोग किया जाता है। तो ये रंगांकन है, तकनीकी है, और रंग कैसे प्रयोग किए गए हैं पीछे पढ़ ही चुके हो। प्रमुख कलाकारों में गौरी देवी यहाँ से प्रसिद्ध रहेंगे। अगला देखें पॉइंट, अवनींद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन कला भवन में अन्य विषयों के साथ साथ अल्पना को एक अनिवार्य विषय बना दिया था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं, इन्होंने शांति निकेतन में जो कला भवन की स्थापना हुई थी 1919 में, विश्व भारती विश्वविद्यालय 1921 में रहता है ना, शांति निकेतन 1901 में रहता है। बिल्डिंग वगैरह वो तो उनके पिताजी जो देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा रहते हैं, उनके द्वारा चीज़ें बनती हैं। अच्छा, शांति निकेतन के बारे में पूरा एक वीडियो अपलोड है, जो हाल ही में भी यूनेस्को द्वारा ये चीज़ें हुई थी, तो उसमें होयसलेश्वर और शांति निकेतन वाला वो जाके देख सकते हो, चैनल पे पड़े हैं, यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन कला भवन में अन्य विषयों के साथ साथ अल्पना को एक अनिवार्य विषय बना दिया था। इंपॉर्टेंट रहेगा, इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला देखते हैं रंगोली। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है रंगोली के बारे में। तो देखें, रंगोली का यही रहा है, जैसे हमने बताया लोक कला, तो जो परंपरा से कोई कला चल रही है, सालों साल से वो चलती आ रही, तो वो वहाँ की लोक कला हो गई, है ना। रंगोली का मतलब है सीधे से अलंकरण। तो रंगोली और लोक कला में अंतर कर सकते हो, लेकिन ये भी स्थानीय है, तो इसलिए इसको भी लोक कला कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हमने रंगोली और लोक कला को अलग अलग ना करके, अब उसमें बॉर्डर होगा, उतनी ज़्यादा चीज़ें समझने में प्रॉब्लम करोगे, तो उसमें इसीलिए यहाँ पे सभी को एक ही में मेंशन कर दिया गया। अब ये रंगोली जो है, मुख्यतः रंगोली का संबंध महाराष्ट्र से है, लेकिन स्थानीय रंगोली है। हर एक स्थान की अलग अलग रंगोली जो फेमस हैं, वो अलग अलग रंगोली हैं, तो उनको वहाँ के स्थानों से पुकार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो रंगोली का संबंध महाराष्ट्र से है। उपयुक्त धरातल इसमें भूमि रहती है, मतलब जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त धरातल रहेगा वो भूमि है। अब ऐसे रंगोली के प्रकार दो रहते हैं, या जो भी चीज़ें हैं, तो वहाँ ज़्यादा डिटेल यहाँ उस टाइप से नहीं करवाया जाएगा। विधि वगैरह आप देख सकते हो, रंगोली कैसे की जाती है, सारी चीज़ें मिल सकती हैं, उनको देख सकते हो आराम से। तो यहाँ जो परीक्षा की दृष्टि से चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं को नज़र में रखते हुए चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। सामग्री देखेंगे रंगोली में, तो परंपरागत रंगोली बनाने में सफ़ेद खड़िया, सूखा आटा, गेरू, चावल, सिंदूर, हल्दी आदि का प्रयोग। जो घर पे करते हो, रंगोली वगैरह बनाते होती थी त्योहारों या कोई फंक्शन टाइप से हो, तो उसमें तो ये चीज़ें तो आमतौर पे हम लोग भी यूज़ करते हैं, तो इसमें सामग्री में कोई उस टाइप से रहेगा ही नहीं। अब देखें, ये जो रंगोली महाराष्ट्र से संबंधित है, तो इसमें प्रमुख कलाकार देखेंगे। प्रमुख कलाकार देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रमुख कलाकारों से क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। तो रंगोली का संबंध सीधे से तो महाराष्ट्र से पूछा जाएगा। जब कहीं की निजी रंगोली पूछी जाएगी, तो वो लोक कला और रंगोली एक ही में वहाँ पर मेंशन है, कोई दिक्कत नहीं।
प्रमुख कलाकारों में देखेंगे विजय लक्ष्मी मोहन जी हैं। ये प्रथम ऐसी महिला मानी जाती हैं जिन्होंने रंगोली को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचाया। विजय लक्ष्मी मोहन, देखें इन्होंने 2003 में ये रिकॉर्ड बनाया था कि प्रथम ऐसी महिला कलाकार जिन्होंने रंगोली को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया या वहां तक पहुंचाया, वहां तक सफर इन्होंने तय करवाया। सबसे पहली बार ये रिकॉर्ड जो इन्होंने बनाया था 2003 में बनाया था। इनसे भी एक फेमस हैं, अभी देखो उनके बारे में भी देखते हैं, वंदना जोशी। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, जहाँ पे रंगोली की बात होती है फिर वंदना जोशी वहाँ से भिन्न नहीं है। वंदना जोशी नागपुर महाराष्ट्र से संबंधित हैं। ये पानी के ऊपर रंगोली बनाने वाली विश्व की प्रथम महिला मानी जाती है। पानी के ऊपर रंगोली जो है वंदना जोशी ने पानी के ऊपर बनाया था, तो पानी के ऊपर रंगोली बनाने वाली विश्व की प्रथम महिला कलाकार हैं। और देखें इन्होंने 7 फरवरी 2004 को, अभी जो पढ़े हो वो 2003 पढ़े हो, यहाँ 2004 को दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। दोनों में अंतर समझ लेना, देख लें एक बार फिर से हम दिखा देते हैं, रिपीट कर लेंगे एक बार। देखें जो विजय लक्ष्मी मोहन है प्रथम ऐसी महिला कलाकार हैं जिन्होंने रंगोली को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड तक का सफर तय करवाया या इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया सर्वप्रथम। तो इन्होंने जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रंगोली का नाम पहुंचाया, दर्ज करवाया, तो 2003 में पहुंचाया। 2003 में ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। वंदना जोशी देखें, इन्होंने 2004 में दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनाई, है ना। 7 फरवरी 2004 को दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनाई जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। और इन्होंने एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि पानी के ऊपर रंगोली बनाने वाली विश्व की प्रथम महिला कलाकार मानी जाती है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, साथ ही साथ इनका संबंध भी याद रखेंगे। अगले देखेंगे राजकुमार चंदन है। राजकुमार चंदन, तो अभी वंदना जोशी जैसे पढ़े हो पहली हैं, तो पानी के ऊपर रंगोली बनाने वाले दूसरे कलाकार कौन हैं, तो राजकुमार चंदन जी हैं। राजकुमार चंदन, तो यहाँ से देखें कलाकार जितने भी यहाँ पे बताए गए हैं, चाहे मधुबनी के हों या रंगोली के हों या चाहे जिस चीज़ से संबंधित हों, तो वो वहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आना बिल्कुल फिक्स है, तो इसको अच्छे से लर्न करिए और कहीं एक जगह नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन देखें जब भी मिलते हैं तो एक नए टॉपिक के साथ ही मिलेंगे, और प्रयास यही रहेगा कि जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से आप लोगों के मध्य पहुँचे। और ठीक है, इसी के साथ सभी को धन्यवाद।